और ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता ने अंग्रेजों के दिल में बदले की गहरी आग जगा दी थी। अब मद्रास से लौट रहा था एक नाम, रॉबर्ट क्लाइव। और इस बार क्लाइव सिर्फ बंगाल वापस लेने नहीं, बल्कि उसे झुकाने आया था। 1757 की शुरुआत में कंपनी की फौज नदी के किनारे से आगे बढ़ती, तोपें गरजती और कुछ ही दिनों में कलकत्ता फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में था। सिराज को मजबूरन कागज पर झुकना पड़ा। ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन हुई और इस समझौते में सिराज को कंपनी के पुराने सारे हक वापस देने पड़े। ड्यूटी फ्री व्यापार करने की इजाजत देनी पड़ी। कलकत्ता पर उनका अधिकार लौटाना पड़ा और किले को फिर से मजबूत करने की इजाजत देनी पड़ी। कागज पर शांति लिखी थी, पर ट्रीटी की हर लाइन के पीछे कंपनी के लिए नए अधिकार छुपे थे। अब क्लाइव की नजर सिर्फ कलकत्ता पर नहीं रही। उसने समझ लिया कि जो शहर वह 2 बार जीत सकता है, उसके पीछे खड़ा पूरा बंगाल भी एक दिन कंपनी के सामने झुक सकता है। पर क्लाइव को एक और खतरा था, चंदेरनगोर का फ्रेंच किला। वहां से फ्रेंच सिराज को अफसर और भारी तोपें देकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर रहे थे। क्लाइव जानता था कि जब तक चंदेरनगोर का किला सलामत है, बंगाल में कंपनी की कुर्सी कभी पक्की नहीं हो सकती। फ्रेंच असर को खत्म करने के लिए क्लाइव ने चंदेरनगोर पर तोपें चलवा दी। दीवारें टूट गईं, फ्रेंच किला गिर और सिराज समझ गया कि अंग्रेज बंगाल को अपना मैदान बना चुके हैं। दरबार के अंदर बैंकर जगत सेठ, बख्शी, मीर जाफर और कुछ बड़े उमराव हिसाब लगा रहे थे कि बंगाल पर अगले दिनों में हुकूमत किसकी होगी। रात के अंधेरे में गुप्त मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। उसी समय गुप्त समझौता लिखा गया, जिसमें यह था कि अगला नवाब मीर जाफर होगा, कंपनी को मिलेगी दौलत और बंगाल के फैसलों पर छुपी हुई हुकूमत। दरबार में अब सिराज अकेला पड़ता जा रहा था। उसके आसपास खड़े कुछ लोग पहले ही कंपनी से हाथ मिला चुके थे। फ्लासी अब क्लाइव की नजरों में उस युद्ध का असली मैदान बन चुका था, जो बंगाल का भविष्य बदलने वाला था। अगली कड़ी में हम वह सुबह देखेंगे जब एक तरफ हजारों में सिराज की फौज होगी, दूसरी तरफ सिर्फ 3000 ब्रिटिशों की फौज और बीच में गद्दारी का वह दाग जो हिंदुस्तान की सदियों तक की कहानी बदल देगा। हुगली नदी पर सुबह की 3000 की फौज लक्षा बाग के अंदर मिट्टी के मोर्चों के पीछे जमकर टिकी थी। दूसरी तरफ सिराज उद-दौला की 50,000 की सेना भारी तोपों और घुड़ैल लश्कर के साथ खुले मैदान में फैली हुई थी। सुबह होते ही सिराज की तोपें गरजने लगी। गोला बारूद तेज था, लेकिन मिट्टी के मोर्चे कंपनी के सिपाहियों को ढककर उनका नुकसान कम रख रहे थे। सिराज ने रुख बदलने के लिए अपने सबसे वफादार सरदार मीर मदन को सीधे हमले का हुक्म दिया। मीर मदन कैवेलरी के साथ टूटा, अंग्रेजों की लाइन हिल उठी, लेकिन एक गोला आकर उसे लगा और वह वहीं गिरकर मर गया। मीर मदन की मौत के बाद सिराज ने मीर जाफर और कुछ बड़े सरदारों से सलाह मांगी, पर जवाब धीमे और उलझे हुए थे। तभी बादल घने हुए और तेज बारिश शुरू हुई। क्लाइव ने बारूद ढकने का हुक्म दिया। सिराज की कई तोपों का बारूद भीग गया, उनकी आवाज धीमी पड़ गई, जबकि कंपनी की बंदूक और तोपें बारिश रुकते ही फिर जोर से गरजने लगी। अब क्लाइव ने पलटवार किया। उसने अपनी फौज को मोर्चे के पीछे से आगे बढ़ने कहा और सिराज के सैनिकों को एक-एक करके मार दिया। मीर जाफर और उसके आदमी मैदान में खड़े रहे, पर न सहायता की न विरोध, सिर्फ दूर से देखते रहे। जब सिराज ने देखा कि उसके सिपाही टूटकर भाग रहे हैं और अंग्रेज आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका हौसला टूट गया। वह मैदान और अपनी सेना छोड़कर मुर्शिदाबाद भाग पड़ा। कुछ घंटों की इस लड़ाई का अंजाम यह रहा कि कंपनी के बहुत कम सिपाही मरे, जबकि सिराज की सेना के कई जवान गिरे। प्लासी का युद्ध जीता गया तोपों से नहीं, बल्कि गद्दारी और डर से। कुछ ही दिनों में मीर जाफर नवाब बना। सिराज का केवल 24 साल की उम्र में ही कत्ल हो गया और प्लासी के बाग से उठी ये जीत बंगाल पर कंपनी की पकड़ का पहला बड़ा कदम बन गई। फ्रांस फैसला करने वाली लड़ाई का मैदान बनने वाला था। प्लासी के बाद बंगाल का पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ चुका था। इसी दौलत से कंपनी ने दक्षिण में अपनी फौज मजबूत की। फ्रेंच ने थॉमस आर्थर डे लैली को दक्षिण भारत भेजा अपनी ताकत बचाने के लिए। वह बहादुर था, लेकिन उसके पास पैसे की कमी थी। फौज थक चुकी थी और अपने ही लोग उससे नाराज थे। लैली पहले कुछ किले जीत चुका था और अब मद्रास को घेरने की कोशिश कर रहा है, पर अंग्रेजी नेवी आ जाती है। फ्रांस की सीज टूट जाती है, उनकी फौज और हिम्मत दोनों घट जाते हैं। इसी दौरान एयरकूट
जो प्लासी में भी कंपनी के साथ लड़ चुका था, एक तेजी से की गई चढ़ाई में बॉन्डीवाश का किला ले लेता है और दोनों जानते हैं कि अगला फैसला अब इसी मैदान पर होगा। 22 जनवरी 1760 की सुबह ब्रिटिश और फ्रेंच फौज बॉन्डीवाश के खुले मैदान में आमने सामने खड़ी थी। तोपें गरज रही थी, धूल और धुआं हवा में था। लैली ने अपनी घुड़ैल फौज को साइड से घूमकर हमला करने भेजा, लेकिन कूट ने उस तरफ पहले से ही तोपें छुपा रखी थीं। जैसे ही फ्रेंच घोड़े करीब आए, तेज गोलीबारी से हमला टूट गया और सवार पीछे हटने लगे। अब फ्रेंच की पैदल फौज सीधे आगे बढ़ी। कुछ पल के लिए लगा जैसे अंग्रेजों की लाइन टूट सकती है, लेकिन दोनों तरफ से आती गोलीबारी में फ्रेंच सिपाही गिरने लगे और उनका जोर टूट गया। इतने में एक गोला फ्रेंच बारूद गाड़ी पर गिरा। जोर का धमाका हुआ, धुआं और चीखें मैदान में फैल गई। फ्रेंच जनरल टूट रही लाइन बचाने के लिए आगे आया। छोटी सी सेना लेकर काउंटर अटैक किया, लेकिन गोलीबारी में गिर गया और जिंदा पकड़ा गया। फ्रेंच फौज अब टूट चुकी थी। लैली को पीछे हटना पड़ा और बैटल ऑफ बॉन्डीवाश के बाद ये साफ हो गया कि साउथ इंडिया में अब कंपनी की चलने वाली है। बॉन्डीवाश के मैदान में फ्रेंच का सपना टूट चुका था। दक्षिण भारत में अंग्रेजों का रास्ता साफ होता जा रहा था, लेकिन जब फिरंगी ताकत साउथ में बढ़ रही थी, उत्तर भारत एक और तूफान की तरफ बढ़ रहा था। पानीपत का ये मैदान पहली बार नहीं, पहले ही 2 बार हिंदुस्तान की तकदीर लिख चुका था। 1526 में यहीं बाबर और इब्राहिम लोदी आमने सामने आए। बाबर की तोपें और नई रणनीति ने पुरानी दिल्ली सल्तनत को गिरा दिया और मुगल दौर की शुरुआत यहीं से हुई। 1556 में दूसरी बार पानीपत पर लड़ाई हुई। अकबर के लिए बैराम खान ने हेमू के खिलाफ यहाँ जंग जीती और मुगल राज फिर से बच गया। हर बार जब पानीपत पर खून बहा, सदियों की कहानी बदल गई और अब यहाँ तीसरी बार तलवार उठने वाली थी। 1760 तक उत्तर भारत में हालात गर्म हो चुके थे। दिल्ली का मुगल तख्त अब सिर्फ नाम का रह गया था। मराठा साम्राज्य उत्तर में अपना दबदबा जमाना चाहता था। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली था। उसे डर था कि अगर मराठा और आगे बढ़े तो पूरे उत्तर भारत पर उनका राज हो जाएगा। रोहिल्ला सरदारों ने और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने भी अब्दाली का साथ देना बेहतर समझा। इस तरह मराठा और अफगान दोनों तरफ से बड़ा टक्कर तैयार हो गया। पुणे में सभा बैठी। फैसला हुआ कि उत्तर की मुहिम सदाशिवराव भाऊ संभालेगा। उसके साथ था पेशवा का बेटा विश्वासराव, अनुभवी सरदार मल्हार राव होलकर और मराठा तोपखाने का माहिर इब्राहिम खान गार्डी। मराठा सेना दक्षिण से उत्तर निकली। ये सिर्फ लड़ाई की यात्रा नहीं थी, साथ में परिवार, बच्चे, रथ और भारी सामान भी चल रहा था। लंबी यात्रा, थकान और इतने बड़े कैंप का बोझ सेना को धीरे धीरे कमजोर करने लगा। ऊपर से अब्दाली ने उनके अनाज के रास्ते काट दिए। 1760 के आखिरी दिनों में मराठा सेना पानीपत के आसपास अटक गई। पीछे से खाना नहीं आ रहा था। आगे अब्दाली की तैयार फौज खड़ी थी। कैंप में भूख, रोग और घबराहट बढ़ने लगी। सदाशिवराव भाऊ ने अपने सरदारों से सलाह की। सबको समझ आ गया कि इस घेरे में ज्यादा दिन टिकना मुश्किल है। आखिर फैसला हुआ कि 14 जनवरी के बाद पूरा युद्ध किया जाएगा। अब पलटने का रास्ता नहीं था। रात भर कैंप में अजीब सा सन्नाटा था। सिपाही तलवार पोंछते, जरा ठीक करते। ऐसा लग रहा था जैसे सुबह का इंतजार सिर्फ कैंप नहीं, पूरा भारत कर रहा हो।